हेलो एवरीवन, वेलकम टू 74 ईस्ट। आज बात करेंगे सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज जो मूवी आई है, रिसेंटली रिलीज़ हुई है। उसका रिव्यू करेंगे बेसिकली। तो सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज एक मूवी है जो आप अमेज़ॉन प्राइम पे मेरे ख्याल से देख सकते हैं। और आई थिंक 2-3 दिन पहले वो रिलीज़ हुई है। तो सोशल मीडिया को अगर आप देखें, कश्मीर में के स्पेस अगर आप सोशल मीडिया की देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बड़ा शोर है उस हवाले से। और मैं जब सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा था तो ऐसा लग रहा था दैट आई वाज मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग, ये मूवी ना देखकर। एंड बड़ा फोमो हो रहा था उस हवाले से। तो फाइनली ये मूवी देखी हुई है। अब हमने मूवी देखी है तो एक चीज़ ये है कि कश्मीर में सिनेमा हो रहा है, कश्मीरी लोग सिनेमा में आ रहे हैं, फिल्म मेकिंग में आ रहे हैं। तो आई थिंक एक खुशैन बात है, पहला अच्छा स्टेप है इन दैट डायरेक्शन। और इसमें चंद बातें ऐसी हैं जो हमें दौरान जब मैंने मूवी देखी तो चंद बातें मुझे लगी जो आपके साथ थोड़ा शेयर करेंगे, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इस मूवी के हवाले से। पहला जो पॉइंट है वो मेरे ख्याल से बड़ा बुनियादी पॉइंट है। जो इस मूवी में नूर बेगम यानी राज बेगम की स्टोरी बताया है कि ये राज बेगम की स्टोरी है, तो उसका वो डाउन प्ले हुई है। सिर्फ डाउन प्ले नहीं हुई है, फॉल्सिफाई हुई है। अगर आप इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की एक डॉक्यूमेंट्री है राज बेगम पे, उसका नाम उस डॉक्यूमेंट्री का नाम हर थीम ऑफ फ्रीडम है। अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी जो है कितनी उस कहानी से अलग है। अब ये एक आप कहें कि एक फ्रीडम तो होती है कि आप एक पर्टिकुलर कहानी को कितना फिक्शनलाइज या बना दें, बट द पॉइंट इज़ दैट अगर आप एक शख्सियत पे कहानी बना रहे हैं, वो शख्सियत जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कश्मीर की जो है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी कहानी बहुत लोगों को पता है, ठीक है ना। वो इसी समाज में उठी बैठी हैं, इस समाज में ज़िंदा रही हैं, इस समाज में बहुत सारी चीज़ें हमको वैसे भी पता है। तो अगर आप वो कहानी बता रहे हैं, दूसरी तरफ से उसको फ़िक्शनलाइज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उस कहानी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो और एक एक ये जो बड़ी कहानी है कि ये बताया जा रहा है कि ये कश्मीर की कहानी है, कश्मीरियों की ज़ुबानी है, फिर तो ये कश्मीर की कहानी नहीं रही अगर उसमें वो फ़िक्शनल बात आती है कि आपने डाउन प्ले किया है या फ़ॉल्सिफ़ाई कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप राज बेगम की कहानी देखें, तो ये जो पूरी मूवी है, आई थिंक ये उसका एक मिन्स्क्यूल हिस्सा है जो उनकी कहानी है। एंड बहुत सारी चीज़ें तो इसमें शायद वैसी हैं भी नहीं जैसी मूवी में दिखाई गई हैं, उन पे शायद बाद में बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनकी ये फैक्ट्स पे बेस्ड ये कहानी है नहीं। दूसरी बात है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। ये जिस पीरियड की ये मूवी है 1950 के डेकेड की, और थोड़ा सा हिस्सा जो फिर 2000s वगैरह का है, तो उस हवाले से इट्स डिवॉइड ऑफ एनी सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। जो 1950s में कश्मीर में हो रहा है सोशल या पॉलिटिकल हवाले से, वो बिल्कुल इस फिल्म में नहीं समझ आता कि ऐसा हुआ है। इसकी आप छोटी मिसाल ले लें कि अ, जो राज बेगम की या इस मूवी के हवाले से करें नूर बेगम की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ या उनके जो चैलेंजेस हैं, वो सिर्फ़ उनके घर में नहीं है, उनके माँ-बाप से नहीं है। वो सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, वो उसकी मैनिफेस्टेशन भी है कि सोसाइटी में सिर्फ़ ऐसा ही नहीं हो रहा है कि वो घर में गाना गाना चाहती हैं और उनकी माँ या उनके वालिद साहब जो उनकी माँ उनके ख़िलाफ़ हैं। बाहर की जो दुनिया है, उसकी मैनिफेस्टेशन है कि बाहर की दुनिया क्या सोच रही है इस बारे में, क्यों सोच रही है इस बारे में, क्या हो रहा है उस टाइम कश्मीर में। क्या क्या इस गाने पे या इस गाने की वजह, क्या ये एक बहुत बड़ी बात है 1950s में? क्या ये एक सबसे बड़ी बात है 1950s डेकेड की, सबसे बड़ी बात है? अगर आप हिस्ट्री में देखें तो शायद कुछ और पता चले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी कॉन्टेक्चुअलाइज़ेशन होती, जो कि बिल्कुल नहीं हुई। इस कॉन्टेक्चुअलाइज़ेशन से मैं एक और बात पे आता हूँ कि फ़िल्म ने खुद क्वालिफ़ाई किया है कि ये अक्सरियत जो इसकी मूवी है, जब नूर बेगम का वो इनिशियल फ़ेज़ दिखा रहे हैं, इट्स सेट इन 1950s, कश्मीर के 1950s में। लेकिन जितने भी फ्रेम्स आप उस मूवी के देख लें, आपको बहुत कम ऐसा लगेगा कि ये 1950s का कश्मीर है या 1950s का श्रीनगर है, जब आप फ्रेम्स देखते हैं। फ़िल्म मेकर्स ने इस बात का ज़्यादा ख़्याल नहीं रखा है, बड़ी लिबर्टी ली है इस हवाले से कि वो एंगल्स क्या ले लें, शॉट्स कहाँ पे ले लें। उस हवाले से जैसे मैं आपको बताऊँ, अमर सिंह कॉलेज में बहुत सारे शॉट्स इसके हैं, ठीक है। अमर सिंह कॉलेज में बहुत सारे शॉट्स ऐसे लिए जा सकते थे कि जो वहाँ की आज मॉडर्न जो चीज़ें हैं, जो पिछले पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, वो ज़रा फ्रेम से बाहर रखी जाती, बट ऐसी कोशिश नहीं की गई है। बड़ा आज़ादाना उस हवाले से रहे हैं, क्योंकि पीरियड सिनेमा का ना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो सिनेमा दिखे कि वो उस टाइम का है। क्योंकि वो एक बड़ी कशिश होती है उस सिनेमा की कि आपको पता चले कि जब आपको पता चलता है दिस मूवी इज़ सेट इन 1800s, तो एक आइडिया भी आपको लग जाता है कि अच्छा 1800s में ये जगह कैसी थी। आप सिनेमा से उसको समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई ख़्याल नहीं रखा गया है। जब वो क्या कहते हैं, कश्मीर जब वो एक सीन है उसमें नूर बेगम जब आई थिंक
पहली बार जब गाने जाती हैं या उस कंपटीशन का हिस्सा कुछ ऐसा है, सो देयर इज दिस ह्यूज क्या कहते हैं, पीछे जो एक उनकी तस्वीर लगी हुई है, इट्स अ कलर फोटोग्राफ, 1952 या 54 का वो है। सो किसी ने ये रिसर्च शायद नहीं की होगी कि भाई कलर फोटोग्राफी पहली बार इंडिया में कब आई, ठीक है, तो 1950s में तो नहीं आई। दैट इज समथिंग, सो यू कुडंट हैव हैड अ कलर दैट बिग अ कलर फोटोग्राफ, आपके पास शायद नहीं होता। अब कोई लोग कहेंगे कि वो पेंटिंग है या कुछ और है, तो आप इतनी डिटेलिंग में क्यों जा रहे हैं? आप हर जगह वहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं, इट्स नॉट अबाउट पेंटिंग्स। वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं, वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, पोर्ट्रेट्स भी हैं जो कलर्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में, तो उनका ख्याल नहीं रखा गया है गाड़ियों के हवाले से या बैकग्राउंड के हवाले से। तो ये एक चीज़ थी, आप पीरियड्स एक सिनेमा बना रहे हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड में है, वो बड़ा ज़रूरी था कि आप उसका ख्याल रखते, जो कि इस मूवी में नहीं रखा गया है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ लगी ना कि जो आपको पहले ही समझ आती है, वो लैंग्वेज की बात है इस मूवी का। हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि कश्मीर ने जब भी बॉलीवुड ने जब भी कश्मीर के बारे में मूवी बनाई है, कश्मीर पे मूवी बनाई है, कश्मीर में मूवी बनाई है, हमने हमेशा कहा है कि उन्होंने ना एक वो क्लीशे काम किया है लैंग्वेज के हवाले से। और हमारा हमेशा से ये क्रिटिक रहा है कि ये ना बॉलीवुड जो है कश्मीर को एक पर्टिकुलर नज़र से देखता है और वो कश्मीर नहीं है। एंड वी थॉट दैट जब ये अब सिनेमा या मूवी आई है जो कश्मीरियों ने बनाई है, इसमें शायद ऐसा ना हो, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म मेकर्स बिल्कुल उसी लाइन पे चले गए हैं, बिल्कुल उसी जाविये से इन्होंने कश्मीर को देखा है। एक बात यह है कि ये मूवी या तो कश्मीरी में बन सकती थी या तो उर्दू में बन सकती थी। आप कश्मीरी में बना सकते थे, जैसे और ज़बानों में फ़िल्में होती हैं, फिर उसमें सबटाइटल्स चलते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं किया गया डिसीजन। आई थिंक एक बात जो मेरी समझ में आती है, एक लार्जर ऑडियंस को कैटर करने के लिए उन्होंने उर्दू/हिंदी में ये मूवी बनाई। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड वो जो मेन कैरेक्टर है नूर बेगम, वो क्यों उस तरीके से बात कर रही हैं उर्दू में। अव्वल कौन ऐसे बात करता है? दोम। वो अगर उर्दू में सीधा बात करती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? ये मूवी उर्दू में है, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग। और बहुत बार जो कश्मीरी अल्फाज बोले जा रहे हैं उसको ऑथेंटिसिटी लाने के लिए, कश्मीरी ऑथेंटिसिटी, दो चीज़ें इसमें। एक तो ये दैट होल मूवी में ऑथेंटिसिटी, मूवी फेल हुई है कि वो एक कश्मीरी टच या कश्मीरी ऑथेंटिसिटी उसमें लाए, जिसको उसकी भरपाई करने के लिए क्या किया गया है कि बहुत बार कश्मीरी अल्फाज डाले गए हैं। दे आर इन अ वेरी बैड टेस्ट। अगर ऐसा होता, मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा करते कि आप सारे कैरेक्टर्स को उर्दू बोलने देते, वो उर्दू में करते, और ये जो चंद डायलॉग्स, चंद अल्फाज थे जो कश्मीरी में बोलने थे, उस पर उनको आप मेहनत कराते कि वो जो एक दो लाइनें हैं, नूर बेगम के सारे कश्मीरी डायलॉग्स दे डोंट साउंड कश्मीरी। एक कोई ऐसा शख्स जिसकी कश्मीरी बहुत कमज़ोर है, मैं आपको यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो नहीं समझेंगे, या बाकी लोगों के भी कश्मीरी डायलॉग्स बड़े बैड टेस्ट में हैं। और ये अगेन दे हैव फॉलन इनटू दैट ट्रैप कि जो बॉलीवुड हमें दिखाता है। मुझे नहीं पता, अगेन मैं अपने नाज़रीन को, आई डोंट नो, अगर आपने ऐसा कोई कश्मीरी बोलते हुए सुना हो जैसा नूर बेगम इसमें, या उर्दू बोलते हुए सुना हो, या कश्मीरी भी बोलते हुए सुना हो, तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, इसमें हालांकि ये जो एक कहानी है ना, बड़ी इमोशनल कहानी है। अगर आप इसको ऐसे सुने तो, कि एक स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद कुछ होने जा रहा है, फिर उस पर पैदर पे स्ट्रगल्स हैं, तो इसमें इमोशन का बड़ा असर है। लेकिन इस पूरी मूवी में हमें जो इमोशनल सीन वो बड़े फ्लैट लगे, बड़े जेनरिक से लगे हैं। वो पंच नहीं आ रहा, वो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दे हैव बीन डन इन अ वेरी, आई डोंट नो उसको मैं कैसे समझाऊं, वो बड़े फ्लैट लग रहे हैं, बिल्कुल आप उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उससे। आई डोंट नो इफ इट इज़ बैकग्राउंड स्कोर, इफ इट इज़ frames, if it is acting, I don't know that, but the point is that outcome जो उसका है, वो आप उस इमोशनल सीन के साथ, जैसे वो जो इमोशनल सीन एक है कि क्या कहते हैं ना, वो जब वो शादी भी करती हैं तो उसके बावजूद भी उसके घर पे हमला हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल उधर वो आप नहीं कर पाते कि एक ऐसी खातून जिसको अब लगा था कि अब परेशानियां ख़त्म हो गई हैं, अब उस माहौल से वो निकल के एक नए माहौल में आई हैं जो जहां उसकी आज़ादी है ये सब करने की, और वहाँ पे भी वो हो रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा। सिमिलरली एक और चीज़ इसके बारे में ये मैंने पढ़ी हुई थी कि उनके वालिद साहब का जिन्होंने पोर्ट्रे किया है कैरेक्टर, नूर बेगम के वालिद साहब ने, बड़ी ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से जो एक बंदा है उसमें जिन्होंने कोई अच्छी, मेरे ख्याल से जिन्होंने बिल्कुल एक कंसिस्टेंट, एक अच्छी एक्टिंग की हुई है, उनके डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट देयर इज़ वन थिंग दैट, एक कहानी में जब आप देखते हैं ना, वी नो दैट राज बेगम बिकेम अ सक्सेस, ये हमें पता है। पर जब उनका स्ट्रगल हो रहा था, ये किसी को नहीं पता था, ये कोई दावा नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। तो उस टाइम की जो वल्नरेबिलिटी है ना, उस टाइम की जो परेशानी है, वो चेहरों पे दिखनी चाहिए।
उनके वालिद साहब का जो कैरेक्टर है ना, उसमें बिल्कुल नहीं लग रहा। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुतय्यन तौर पे इनको पता है कि आने वाले सालों में या इस मूवी के हवाले से इन 1 घंटे में क्या होने वाला है। सो वो जो टाइम्स है ना कि जब वो आ रही हैं, वो गाना सीख रही हैं, छुप-छुपा के काम कर रही हैं, रेडियो कश्मीर जा रही हैं, उस टाइम में कभी भी उनके वालिद साहब के उस डिमीनर में ये नहीं लग रहा कि तास्तिश परेशानी, सु छ परेशान कि वह क्या गैसी याद गोश्त किया गासन, बिकॉज़ ये सारे कामों में होता है, हर जगह ऐसा होता है। आपको अगर यकीनी तौर भी है ना कि कुछ में करना है, लेकिन तब भी आपको एक वसवसा होता है कि अगर ना हो जाए, वो आपके चेहरे पे झलकता है, दैट यू नो यूर दैट्स नॉट देयर। सो वो भी एक चीज़ है जिसका ख़्याल नहीं रखा गया है। अच्छा, उनकी माँ जो दिखाई गई हैं, उनको बस यही एक वो हमेशा से बड़े गुस्से और परेशानी, अगेन आई वुड से चलें उन वो शायद दिखाना था कि उनकी माँ का एक वो पोर्ट्रेयल था कि वो खिलाफ है, बट एक माँ का दूसरा एलिमेंट भी शायद उनको दिखाना, वो जो फिर लास्ट में वो अंग्रेजी करती हैं, आई डोंट नो वो किसका ख्याल था, इन अ वेरी बैड टेस्ट, वेरी वेरी बैड टेस्ट। बिल्कुल आप बॉलीवुड के उस स्क्रिप्ट पे जा रहे हैं जहाँ पे आप कश्मीरी लैंग्वेज और यहाँ के इस जो हमारा क्या मैं उसको कहूँ, हमारा जो टच है जो लैंग्वेज में आता है, मदर टंग का इन्फ्लुएंस कहें या दूसरी चीज़ें कहें, उसका मजाक ही उड़ाया गया है मेरे ख्याल से, जो जो जहाँ तक मेरा दैट दैट कुड ईजिली हैव बीन लाइक नॉट डन, मतलब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई उसमें कोई सीन का बढ़ावा नहीं, कुछ नहीं होता उससे। इट्स वो बिल्कुल एक गैर ज़रूरी एक सीन है उधर। अच्छा, माँ के हवाले से मैं बात कर रहा था। माँ चाहे 2 सीन हैं, 3 सीन हैं, किसी भी मूवी में आप देख लें, माँ का एक हमेशा एक हमदर्दी का, एक सपोर्ट का एक सीन या उसका एक कैरेक्टर रहता है। लेकिन यहाँ पे माँ खिलाफ है, लेकिन बहरहाल वो माँ है, ठीक है ना? उस चीज़ को कभी नहीं एड्रेस किया गया कि उनके कुछ एक ही सीन ऐसा हो जहाँ पे वो माँ दिखे। वो वही मैं कहता हूँ कि लास्ट में जो आपने वो सीन करने की कोशिश की, वो बिल्कुल इन अ बैड टेस्ट है। अच्छा, तो आई थिंक ये कुछ बुनियादी बड़ी चीज़ें हैं, जो हमें इस फ़िल्म के हवाले से लगा कि क्योंकि बड़ी उम्मीदें थीं। मैं फिर से वही कहूँगा कि जिस एतबार से सोशल मीडिया ने इसको पोर्ट्रे किया था, सोशल मीडिया में इसको पोर्ट्रे किया गया था। और एक और बात जो मुझे लगता है कि एक एक तो ये बात कि मूवी के जो फ़िल्म मेकर्स जो हैं, वो ये बता नहीं रहे हैं कि ये बायोपिक है। वो ये बता नहीं रहे कि ये राज बेगम की कहानी है, ठीक है? क्लियरली नहीं बता रहे हैं। बट देन एक वैक्यूम छोड़ा गया है जिसमें लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। कोई लोग ये कहते हैं कि ये बायोपिक है। अगर ये बायोपिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। इट्स नॉट अ बायोपिक, ये बिल्कुल गलत बायोपिक है। इसमें कोई, क्योंकि राज बेगम की एक बहुत बड़ी कहानी है, जो शायद उनकी शादी के बाद स्टार्ट होती है। और वो सब लोगों को पता है कि वो कहानी क्यों इतनी बड़ी है। उनकी शादी के बाद की कहानी क्यों, उनके हस्बैंड का कैरेक्टर क्यों इतना बड़ा है, उनके हस्बैंड के कैरेक्टर के, उनके हस्बैंड के जो थे, वो जिस तरीके के, जिस स्टेचर के कैरेक्टर थे, उस हिसाब से जो फिर कहानी बनती है, वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। उससे फिर जो उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, चेंजेज़ आती हैं, वो एक कहानी है। वो लाइक ये आपको क्वालीफाई करनी पड़ेगी। यू जस्ट कैन नॉट शो समथिंग रैंडमली एंड थिंक कि अच्छा चूँकि ये सिनेमा है तो लोग देख लेंगे, नहीं। एंड यू आल्सो कैन नॉट प्रोजेक्ट इट कि कश्मीर की कहानी कश्मीर, आई मीन आई थिंक दे हैव ओवरडन इट। ये एक मूवी है जो कश्मीर में शूट हुई है, परफेक्ट, एक कश्मीरी फिगर के बारे में। बट आई थिंक जब तक आप उस सिन्फ के साथ, उस आर्ट के साथ ट्रू नहीं रहेंगे, तो बाकी जो सारी पैराफर्नैलिया में चीज़ें हैं, वो तो चलती रहेंगी। बट यू हैव टू बी ट्रू टू फ़िल्म मेकिंग। फ़िल्म मेकिंग, ये जो सारी चीज़ें हमने बोली हैं, ये फ़िल्म मेकिंग के ही हवाले से ज़रूरी है। तो ये हमारा शॉर्ट टेक था ऑन सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज़। बाकी अगर आपने मूवी देखी है, तो प्लीज़ हमें बता दें कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, क्या वो वैलिड लगे हैं। आपने मूवी नहीं देखी है, तो शौक से मूवी देख लें। आप इसके बड़े शॉर्ट्स ट्रेंडिंग हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह है। तो ये एक बैठे-बैठे हमें ख़्याल आया, बिकॉज़ हमने मूवी देखी और बड़ा इसका चर्चा था, तो हमने सोचा इस पे थोड़ी-सी बात की जाए। बाकी वी हैव लाइन्ड अप अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, लॉट ऑफ इंटरव्यूज़, वो लेके हम आप तक आएँगे। सो डू कीप सपोर्टिंग अस, वॉच आवर वीडियोज़, शेयर आवर वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हम अपने मेहमान के साथ, आपके साथ जुड़े कि एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।